हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्व लॉ ज्ञान पर। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में लगातार 31st बिहार जुडिशरी की 2 कॉपीज़ को देखा और हमने ये देखा कि बीपीएससी में मार्किंग कैसे होती है, नंबर कैसे दिया जाता है। पहली कॉपी जो थी हम लोगों ने जीके की देखी, जनरल नॉलेज पेपर की। उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कितना मैक्सिमम नंबर हम लोग उठा सकते हैं और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां करने पर आपके नंबर कट सकते हैं। और दूसरी कॉपी जो थी वो जीएस पेपर की कॉपी थी, जनरल साइंस पेपर की। उसमें हमने बताया कि 100 नंबर में आप कितना उठा सकते हैं और उसमें कौन सी त्रुटि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे जुड़ करके वहाँ से उसका लिंक आप लोग डायरेक्ट पा सकते हैं। आइए आज आप लोगों की डिमांड पर हम लेकर के आए हुए हैं आपके लिए लॉ पेपर की कॉपी का एनालिसिस। आज हम लोग लॉ की एक कॉपी का एनालिसिस करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कंपटीशन अनुभवों से सीखने की चीज़ होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद जाएं कॉपी पेपर में बैठें और तब जा कर के सीखें। आप दूसरे के अनुभव से अगर सीखते हैं तो आपकी सफलता में ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। पहली बार में आपके सफल होने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये मेरी कॉपी है। मैं अपने अनुभवों से चाहता हूँ कि आपको कुछ लाभ मिले। अगर आपको कुछ थोड़ा भी लाभ मिल रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर भी करें, वीडियोज़ को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी भला होगा और मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लॉ पेपर का एनालिसिस। लॉ पेपर में आज हम लेकर के आए हुए हैं लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर की कॉपी, जो कि पहला पेपर होता है। लॉ के पेपर्स की जब शुरुआत होती है तो उसमें फर्स्ट पेपर यही आपको मिलता है, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस करने के बाद। और इस फर्स्ट पेपर में जो कि एक कंपलसरी होता है, सबको देना अनिवार्य ही है और इसमें आपको नंबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोसीजर में नंबर जो होते हैं वो ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं और ये फाइनल आपके मेरिट निर्धारण में बहुत आपका हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं कि मैंने जो मेंस दिया था उसकी कॉपी कैसे जांची गई थी, कितना नंबर मुझे दिया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बार आपको बता दें कि लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर के पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर का जो पेपर होता है ये ABCD करके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहले पार्ट्स में आपसे CPC के प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे पार्ट्स में आपको एविडेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थर्ड पार्ट में C पार्ट में आपको मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जो चौथा पार्ट होता है उसमें CRPC के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सब का नंबर कैसे होता है, जो कि CPC का जो पेपर होता है, CPC का प्रश्न पत्र 30 नंबर प्लस 30 नंबर के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें 60 नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर जो होता है वो CPC के प्रश्न पत्र का होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एविडेंस का। इसमें 25 नंबर प्लस 25 नंबर के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो 50 नंबर का आपसे एविडेंस पूछा जाता है। फिर होता है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996। इससे आपको 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं या 10 करके एक ही प्रश्न 2 बार में डिवाइड हो सकता है, जिसमें 20 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मात्र एक ही क्वेश्चन करना रहेगा। उसके बाद जो CRPC होती है उससे भी 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 30 नंबर और 30 नंबर 60 नंबर इसका, और 50 नंबर 110 नंबर, और 20 40 110 और 40 150 नंबर का पूरा पेपर इस तरह से डिवाइड होता है, जिसको आपको प्रत्येक खंड से
एक पहले खंड में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, दूसरे में भी 2 करने होते हैं, तीसरे में 1 और चौथे में एक करना होता है। तो इस तरह से टोटल 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहता है और 6 प्रश्नों के लिए जो नंबर निर्धारित होते हैं, पूर्णांक होता है, फुल मार्क्स होता है, वो 150 नंबर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं मैंने जो अटेम्प्ट किया था इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मुझे 18 नंबर मिले हुए हैं, जो कि 30 नंबर का प्रश्न था सीपीसी का। क्वेश्चन नंबर मैंने दूसरा किया है जो कि पेज नंबर 7 पे है, ये 20 नंबर, इसमें 20 नंबर मिले हुए हैं 30 में से। और उसके बाद से चौथा प्रश्न है, इसमें 13 नंबर मिला है। 5वें प्रश्न में मुझे 9 नंबर मिला है। ये दोनों 25-25 नंबर के प्रश्न हैं जो कि एविडेंस के हैं। और उसके बाद से 20 नंबर और 20 नंबर के 2 प्रश्न जो होते हैं वो एक सीपीसी से और एक आर्बिट्रेशन से। तो इन दोनों में मुझे एक में 13 नंबर, एक में 11 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर मिला हुआ है। इस तरह से कुल मिलकर के जो कि हमको मिला था वो 84 नंबर है, 84 नंबर। ये अच्छा खासा नंबर कहा जाता है। लॉ के पेपर्स में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं उठते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोसीजर के पेपर में ये एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। हालांकि आप मेहनत करके इससे बहुत अच्छा नंबर आप लोग पा सकते हैं। आइए मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज की जो टॉपर थी भावना नंदा, उनकी मार्कशीट आपके सामने है। उनके मार्कशीट में आप देखिए कि उन्हें लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर में कितना नंबर मिला हुआ था। तो लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर में उनको 92 नंबर मिला हुआ है और मुझे मिला हुआ है 84 नंबर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 90 और 90 प्लस जो आप नंबर लेकर के आते हैं वो बहुत अच्छे नंबर में माने जाते हैं। अगर लॉ के किसी पेपर में आप देखते हैं, इनके अन्य पेपर्स में भी आप देख सकते हैं 95 है, हिंदू मुस्लिम लॉ में, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में 98 है और फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में 92 है। तो 90 और 90 प्लस अगर आप नंबर लाते हैं तो ये बहुत अच्छा नंबर कहा जाएगा और आप टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 80 और 80 प्लस अगर नंबर ला रहे हैं तो ये भी अच्छा नंबर होगा और सिलेक्शन में आप आराम से आप इंटरव्यू की दौड़ में रहेंगे, आराम से आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 80-84 भी एक सम्मानजनक नंबर कहा जाएगा। तो इस तरह से, और मैं बता दूं कि 90 नंबर लाना एविडेंस और प्रोसीजर के नंबर में और 90 प्लस लाना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आप मेरी कॉपी नीचे देखेंगे और कॉपी में मैंने जो त्रुटियां की हैं उसका वर्णन मैं आपसे थोड़ा सा कर दूं कि अगर उन त्रुटियों को न किया गया रहता तो संभवतः 90 या 90 प्लस नंबर आराम से पाया जा सकता था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने जो त्रुटियाँ की हैं उनमें से एक पहली त्रुटि आप देख सकते हैं कि जो सीपीसी के प्रश्न में मैंने एक त्रुटि की है, वहाँ पूछा गया था इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, अकिंचन व्यक्ति कौन होता है। तो उसको डिफाइन करना था, उससे संबंधित एक प्रश्न था। तो मैंने उसमें आपको मैं बता दूं कि उसमें मैंने जो ऑर्डर 33 है जिसमें कि अकिंचनवाद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं उसका जिक्र तो मैंने किया हुआ है, लेकिन उसमें 2 क्राइटेरिया है जो कि निर्धारित करता है कि अकिंचन व्यक्ति कौन सा है। पहली क्राइटेरिया ये होती है कि उसे कोर्ट फीस देने में वो अक्षम हो। जो कोर्ट फीस निर्धारित होता है उसको देने में वो अक्षम हो तो उसे अकिंचन व्यक्ति माना जा सकता है। और दूसरी क्राइटेरिया ये होती है कि यदि 1000 मूल्य से कम की संपत्ति उसके पास है, अगर वो 1000 रुपये तक की संपत्ति धारित नहीं करता है तब उसे जो है अकिंचन व्यक्ति माना जाएगा। तो मैंने पहली क्राइटेरिया कोर्ट फीस वाली जो थी उसका तो वर्णन किया था, लेकिन वो 1000 रुपये की जो सीमा है उसका वर्णन मैंने नहीं किया हुआ था। तो इसमें जाहिर सी बात है कि अगर प्रावधान पूरे आप नहीं लिखते हैं और जिक्र नहीं करते हैं कि ये चीज़ें कहाँ दी गई हैं, जैसे ये दोनों क्राइटेरिया जो है अकिंचन व्यक्ति को निर्धारित करने की जो क्राइटेरिया है वो ऑर्डर 33 तो है। तो ऑर्डर 33 में भी आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर 33 रूल 1 में आप देखेंगे जो स्पष्टीकरण दिया गया है ए और बी, उसमें इन दोनों चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। तो ये पूरी बात आपको लिखनी होगी, तब जाकर के नंबर पूरा उसमें आपको मिलता है। साथ ही साथ मैं दूसरी कमी अपनी बताता हूँ अपने कॉपी में, जो कि एक एविडेंस से संबंधित प्रश्न था।
एविडेंस से संबंधित जो प्रश्न था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था लेटेंट और पेटेंट एम्बिग्यूटी से, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संदिग्धता जो होती है उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उसमें मैंने धाराओं का जिक्र नहीं किया था। अगर उसमें 93 से 98 तक की जो धाराएं हैं उसका जिक्र मैंने किया होता, एक आध एग्जाम्पल उससे वहाँ से इलस्ट्रेशन उठा करके मैंने डाले होते तो उसमें अच्छा नंबर मैं पा सकता था। आगे मैं बता दूं कि एक और क्वेश्चन पूछा गया था एविडेंस एक्ट से ही, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम में डिफरेंस करना था। तो जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम में भी मैंने किसी धारा का जिक्र नहीं किया था, जिसमें मुझे खासकर 41 का जिक्र किया जाना चाहिए था, जिसको मैंने जिक्र नहीं किया था। आगे मैं बता दूं कि एक और प्रश्न एविडेंस से ही पूछा गया था, आपराधिक एवं दीवानी मामलों में चरित्र की सुसंगतता से संबंधित, जो कि सेक्शन 52 से 55 तक में समाहित है। तो 52 से 55 तक की धाराओं का मैंने क्रम से उसमें वर्णन नहीं किया हुआ है, उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई है, तो इससे उसमें नंबर बढ़ाया जा सकता था। एक और प्रश्न मैं बता दूं कि जो मैंने CRPC का प्रश्न जो अटैम्प्ट किया हुआ है, CRPC के प्रश्न में मैंने आरोपों में परिवर्तन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें सेक्शन 216 मस्ट है जिसका जिक्र किया जाना चाहिए। तो मैंने प्रावधान तो सही लिखे हुए हैं लेकिन 216 धारा मैंने नहीं लिखी गई है। और ये सारी चीज़ें, ये सारी त्रुटियां होती हैं जब आप प्रॉपर मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। आप लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से लिखे रहते हैं तो आपको एक अभ्यास रहता है कि हमको शुरुआत में प्रश्नों पर कितना समय देना है, बाद में किसी प्रश्न के उत्तर में कितना समय देना है। इस तरह से आप एवरेज मेंटेन करते हुए एवरेज जा कर के लिख सकते हैं। बाकी अगर प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पहले क्वेश्चन पे तो आप ज़्यादा समय दे देंगे, दूसरे क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे देंगे और उसको तो अच्छा कर ले जाएंगे, लेकिन बाद के जो प्रश्न उसके बाद आएंगे तो उसके बाद से आप एक मेंटल प्रेशर आपके ऊपर हावी होने लगता है कि समय कम हो रहा है और जल्दी जल्दी चीज़ें लिखनी है। तो जो चीज़ें आ रही होती हैं वो चीज़ें भी आप अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए मेंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई सामान्य बातें, कितना नंबर आप इसमें उठा सकते हैं। हालांकि आप 90 और 92 से आगे भी जा कर के कई लोगों ने इसमें, जहाँ तक मैंने पहले की कॉपीज़ को देखा हुआ या 31 बिहार जुडिशरी में भी कुछ कॉपीज़ को मैंने देखा हुआ था, तो उसमें देख सकते हैं कुछ मार्कशीट में 100 नंबर या 100 से 1-2 नंबर अधिक, यानी 100, 101, 102 नंबर हाईएस्ट तक इसमें नंबर उठाया गया है। तो इतना तक नंबर आप इसमें उठा सकते हैं। तो आइए आगे फिर अपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रश्न क्या थे और प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने पर नंबर कैसे दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने चूँकि आपको पैटर्न समझा दिया है, तो आइए देखते हैं कि साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर का ये पेपर है। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं समय 3 घंटा मिलेगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आंसर 6 क्वेश्चंस टेकिंग 2 फ्रॉम ग्रुप ए। ग्रुप ए से दो क्वेश्चन आपको लेना है, 2 फ्रॉम ग्रुप बी, 1 फ्रॉम ईच ग्रुप सी एंड डी। एक एक प्रश्न ग्रुप सी और डी से और 2-2 प्रश्न ए और बी से आपको करने रहेंगे। आइए देखते हैं। ग्रुप ए जो है CPC का प्रश्न है और CPC में पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित के अर्थ बताइए। ये अर्थ बताना है। क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछे जाते हैं। ये 15 नंबर का प्रश्न, आपके एक ही प्रश्न को 2 भागों में डिवाइड किया गया और एक प्रश्न जो है 15 नंबर का, ये देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये पहला इसमें पूछा गया निम्नलिखित के अर्थ बताइए। पहला है मध्यवर्ती लाभ मीन्स प्रॉफिट। उसके बाद अकिंचन व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन कौन होता है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए था। 1 का ए में 2 शब्दों की परिभाषाएं आपसे पूछ ली गई हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक बी पार्ट बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि दीवानी वाद दायर करने के स्थान से संबंधित विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 15 नंबर और 15 नंबर दोनों मिलकर यहाँ पे 30 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है अस्थायी व्यादेश क्या है, कब और किन मामलों में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जाता है।
और उसके बाद उन विभिन्न संपत्तियों को बताइए जो दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आज्ञप्ति के निष्पादन में कुर्की से मुक्त हैं। तो 15-15 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन मिल करके एक क्वेश्चन का निर्माण करते हैं, जो कि 30 नंबर यानी 60 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। और तीसरा विकल्प भी आपके पास मौजूद होता है, यानी 3 प्रश्न रहेंगे, 3 में से आपको कोई 2 करना रहेगा। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में अंतर बताइए। आज्ञप्ति और आदेश, डिक्री एंड ऑर्डर, पुनरावलोकन और पुनरीक्षण, रिव्यू एंड रिवीजन में अंतर बताना है। इसके बाद फिर से ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अंतर बताइए। प्रतिदावा और प्रतिसाधन यानी काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ, उसके बाद कमीशन एंड रिसीवर, आयोग और प्रापक। तो इस तरह से ग्रुप ए के 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद से ग्रुप बी शुरू होगा। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप ए में 2 क्वेश्चंस में मैंने कौन सा अटेम्प्ट किया है और उसके बाद कितना हमको नंबर मिला है। आइए नीचे देखते हैं। मैंने जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है वो है जो कि अर्थ पूछा गया था परिभाषा देने के लिए। पहला प्रश्न था मध्यवर्ती लाभ क्या होता है, तो इसका मैंने वर्णन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1A का आइए देखते हैं। खंडे का ऊपर आप लिख देंगे कि खंडे का प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1A से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A में मिस ने प्रॉफिट को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि धारा मध्यवर्ती लाभ मैंने हेडिंग दे दिया। उसके बाद से धारा 212 CPC 1908 यहाँ ऊपर मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया है, मध्यवर्ती लाभ किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई वह लाभ होती है जो उसे किसी अन्य व्यक्ति के धन को धारण करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मध्यवर्ती लाभ को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 212 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार मध्यवर्ती लाभ से तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से प्राप्त वह लाभ है जो उसे उस वस्तु को अवैध रूप से धारित करने के दौरान प्राप्त किया है एवं साथ ही इसके अंतर्गत इस तरह प्राप्त धन के साथ आवश्यक अनुवृद्धियां एवं ब्याज भी आती हैं। साधारण अर्थों में कहा जा सकता है कि मध्यवर्ती लाभ से तात्पर्य ऐसे धन से है जिसे एक व्यक्ति उस वस्तु से प्राप्त करता है जो उसकी नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि ए अपना माल बी के घर भूल जाता है एवं बी उस माल को अपने माल की तरह बरतते हुए बेच देता है, बी इस प्रकार प्राप्त धन को ए को देने हेतु दायी है। साथ ही वह ब्याज यदि कोई हो वह भी उसके साथ देने के लिए दायी ठहराया जाएगा। परंतु यदि बी ने उस माल पर कुछ अपनी योग्यता से सामान्य से अधिक धन कमाता है तो उसे देने हेतु वह दायी नहीं ठहराया जाएगा। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मध्यवर्ती लाभ उस मध्य समय में अर्जित धन होता है जो वास्तविक स्वामी के नियंत्रण के पश्चात एवं पुनः उसकी प्राप्ति के मध्य प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हमको 4 नंबर मिला हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर 1A2। इसमें अकिंचन व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए कहा गया था। तो अकिंचन व्यक्ति कौन होता है, इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, इसके बारे में पूछा गया था। तो मैंने इसमें लिखा हुआ कि अकिंचन व्यक्ति का सामान्य अर्थ में मतलब होता है एक निर्धन व्यक्ति, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के प्रावधानों के अनुसार एक अकिंचन व्यक्ति से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपनी निर्धनता के कारण किसी वाद की कार्यवाही में अपने बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था यथा अधिवक्ता को नियुक्त करने, वाद खर्च वहन करने आदि में असमर्थ है। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 33 में अकिंचनवाद का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निर्वचन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार को मान्यता प्रदान किया है। यह प्रावधान हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 में पूर्व से ही समाहित है। वह व्यक्ति जो अकिंचन होते हुए अपने वाद में स्वयं का बचाव कर सकने में असमर्थ है उसके लिए वाद शुल्क आदि से छूट का प्रावधान करती है। इस प्रकार अकिंचन व्यक्ति का CPC के अर्थ बताया जाए तो होगा वह व्यक्ति जो बाद में प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है। यानी क्वेश्चन लिखने के बाद थोड़ा सा उसका सारांश आप नीचे दे देंगे। तो देखिए इसमें 4 नंबर मिला हुआ है। आगे देख लेते हैं प्रश्नोत्तर 1B में दीवानी वाद दायर करने का स्थान पूछा गया था। दीवानी वाद दायर करने का स्थान के बारे में इसमें पूछा गया था। तो आइए देखते हैं मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धाराएं 15 से 20 तक में दीवानी वाद दायर करने के स्थान के संबंध में उपबंध किया गया है। इन धाराओं का निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विश्लेषण किया जा सकता है। पहला है
सामान्य नियम, दूसरा है अचल संपत्ति के संबंध में नियम, तीसरा है संपत्ति के प्रति अपराधों या अपकृत्यों के संबंध में नियम, और चौथा है अन्य मामलों में नियम। यानी वाद दायर करने का जो स्थान है उसको 4 भागों में हम लोग डिवाइड करके 4 हेडिंग हमने बना दिया। 4 हेडिंग में आप इस प्रश्न को लिखेंगे और इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर भले पूरी कॉपी आपकी ना पढ़े, लोगों की कॉपी चूँकि बड़ी होती है, हो सकता है कि वो वर्ड बाय वर्ड ना भी पढ़े, तो ये आपको एक जगह देख लेगा कि आपने कितने हेडिंग में इसको बांटा हुआ है और आगे क्या क्या लिखने वाले हैं। उससे एक गुड मैसेज जाती है उसके दिमाग में और इससे नंबर आपके अच्छे आ जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। मैंने पहले हेडिंग को उठाते हुए लिखा है कि सामान्य नियम। सामान्य नियम यह है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 यह सामान्य नियम प्रतिपादित करती है कि सिविल मामलों में वाद हर संभव रूप से निचली श्रेणी के न्यायालय में दायर किया जाएगा, अर्थात जिस न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता उस मामले में बन रही होगी वाद उसी न्यायालय में लाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को सीधे ऊपर के न्यायालयों में वाद लाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, वाद लाने का अवसर नहीं दिया जाएगा। वाद में अंतोष पाने के लिए सर्वप्रथम उस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए जो निम्न श्रेणी में उपलब्ध हो। यानी सेक्शन 15 का जिक्र हमने इसमें सामान्य नियम के रूप में सेक्शन 15 को यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया। उसके बाद है अचल संपत्ति के संबंध में वाद दायर करने का स्थान। दूसरी हेडिंग जो थी उसको हमने यहाँ पे उठाया है, अचल संपत्ति के संबंध में वाद दायर करने का स्थान। इस संबंध में प्रावधान संहिता की धाराओं 16, 17 एवं 18 में किया गया है, जो निम्न प्रकार है। जब स्थावर संपत्ति जो विवादित है, जिस पर वाद दायर किया जाना है, जिस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता में स्थित है उस न्यायालय में दायर किया जाएगा, यह प्रावधान संहिता की धारा 16 में वर्णित है। और ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप धारा लिखें या कोई केस लॉ लिखें तो उसको अंडरलाइन यहाँ पे कर देंगे, तो इससे एग्जामिनर का ध्यान उस पर चला जाता है। और ये भी होता है कि मेंस की जो कॉपी लिखी जाती है उसमें आप 2 पेन इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत लोगों को नोट्स बनाने में आदत होती है कि ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। या तो आप ब्लैक से लिखिए या ब्लू से लिखिए, और जिस पेन को लिख रहे हैं उसमें आप उसी को लिखेंगे। अगर पेन चेंज करना होता है तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर होता है उससे वहाँ पे सिग्नेचर करवाना पड़ता है कि हाँ आपने यहाँ पे पेन चेंज किया हुआ है। तो ये रहा सेक्शन 16 का यहाँ पे वर्णन हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, जब स्थावर संपत्ति एक से अधिक न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता में स्थित हो, यह अगली हेडिंग है। धारा 17 के अनुसार यदि विवादित स्थावर संपत्ति आंशिक रूप से एक न्यायालय में एवं आंशिक रूप से दूसरे न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं में स्थित है, तब वाद उन दोनों न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में दायर किया जा सकेगा। जैसे एक विवादित संपत्ति का एक भाग पटना जिला न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता में, जबकि उस संपत्ति का कुछ भाग छपरा जिला न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता में स्थित हो, तो वाद पटना या छपरा किसी भी न्यायालय में दायर किया जा सकेगा। ये एग्जाम्पल हो गया। ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जो एग्जाम्पल या तो बेयर में दिया गया उसको आप सीधे लिखें या उस पर आधारित करके आप दूसरा एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा नंबर मिलने की संभावना रहती है। इसके बाद होता है, जब संपत्ति 2 या अधिक न्यायालयों के स्थानीय अधिकारिता में स्थित, तो अगली हेडिंग है, एवं अधिकारिता का प्रश्न विवादित हो। धारा 18 यह उपबंध करती है कि यदि विवादित संपत्ति के बारे में न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता सुनिश्चित न हो, तब वाद उन दोनों न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में दायर किया जा सकेगा, परंतु ऐसी अनिश्चितता वास्तव में उपस्थित है, इस आशय का कथन न्यायालय द्वारा अभिलिखित करना होगा। ये सेक्शन 18 का वर्णन हो गया। इसके बाद से अगली हेडिंग है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध या अपकृत्य के संबंध में वाद। इस संबंध में वाद दायर करने संबंधी प्रावधान धारा 19 में किया जाता है। यदि अपराध किसी व्यक्ति के शरीर से अपकृत्य विधि से संबंधित है, तो वाद वहां दायर किया जाएगा जहां प्रतिवादी निवास करता है अथवा जहां वाद कारण उत्पन्न हुआ है। उदाहरण है, दिल्ली में रहने वाला ए कलकत्ते में बी को पीटता है। वाद कलकत्ता या दिल्ली दोनों जगह में से कहीं पर भी दायर किया जा सकेगा। और दूसरा एग्जाम्पल है कि दिल्ली में रहने वाला ए कलकत्ते में बी के खिलाफ मानहानिकारक कथन प्रकाशित करता है। वाद दिल्ली या कलकत्ता में कहीं भी लाया जा सकेगा। यह बेयर एक्ट वाली जो एग्जाम्पल बेयर एक्ट में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, वही उठा करके रख दिया गया है। आप उसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद अन्य मामलों में नियम।
अन्य मामलों में वाद दायर करने का स्थान अर्थात वैसे मामले जो धारा 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत नहीं आते, उनके संबंध में प्रावधान धारा 20 में किया गया है। इस धारा के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिवादी हैं तब यदि उनके बीच विवाद की स्थिति में वाद उस स्थान में लाया जाएगा जहां वाद कारण उत्पन्न हुआ था या उन प्रतिवादियों में से कोई एक निवास करता है या लाभ हेतु व्यापार या व्यवसाय करता है, परंतु शर्त यह है कि जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं तब किसी एक की स्थानीय अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद दायर करने से पहले या तो न्यायालय अन्य प्रतिवादियों से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि उनमें से एक भी वाद दायर करने के स्थान संबंधी आपत्ति करता है तो वाद उस न्यायालय में नहीं चल सकेगा। जैसे बनारस में रहने वाला ए, कलकत्ते में रहने वाला बी एवं दिल्ली में रहने वाला सी सह प्रतिवादी हैं, तब वाद बनारस, दिल्ली या कलकत्ता में कहीं लाया जा सकेगा, परंतु अन्य 2 प्रतिवादियों की या संबंधित न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसमें मुझे जो नंबर मिला हुआ है वो इन्होंने जोड़ के दिया हुआ है 4 + 4 + 10 = 18 नंबर। 30 नंबर में से 18 नंबर मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। और एक और बात, यहाँ पे बहुत लोग इस शंका में रहते हैं कि हमें कितने पेजेस करनी चाहिए। तो ख़ास बात यह है कि पेज कोई मैटर नहीं करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप कितना पेज लिखते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी यह है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आप सटीक आंसर लिख ले रहे हैं और सटीक आंसर लिखते हुए आप अपनी बात को पूरी तरह से समझा ले जा रहे हैं, तो बस उतना ही काफ़ी होता है। हालांकि प्रश्न का लेवल ऐसा होता है कि आप इतनी बातें करते हैं अगर, और राइटिंग आपकी बहुत बड़ी अगर नहीं लिखते हैं, मध्यम राइटिंग अगर भी है, तब भी आप अगर 30 नंबर का प्रश्न है तो आराम से इसको क्वेश्चन को पूरा करते करते आपको 5 या 6 पेज तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से सेक्शन ए में आपने देखा कि हमने पेज नंबर 1 से शुरू किया था और पेज नंबर 1 से शुरू करते हुए हम यहाँ पेज नंबर 6 तक आते आते इस प्रश्न को कंप्लीट किए हुए हैं। यानी 30 नंबर के प्रश्न में मेरा आंसर जो पूरा करते करते है वो पहुंच गया है आपको 6 पेज तक। तो इससे आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि पेज मायने नहीं रखता है। पहले आप अपनी बात को समझाएं, बात को समझाते हुए वो प्रश्न की प्रकृति ऐसी होती है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे और पूरी तरह से अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। आपने इसमें देख सकते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा नहीं गया है, मूल प्रावधान ही लिखे गए हैं और एग्जाम्पल एक एक दिए गए हैं। तो इस तरह से 6 पेज हो गया है। तो 5 या 6 पेज आप अगर किसी प्रश्न का आंसर लिखते हैं तो सफिशिएंट होता है और इससे ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं होता है। 5 या 6 पेज से आप अधिक करने की कोशिश करेंगे तो समय आपका कम पड़ जाएगा बाद के क्वेश्चंस को करने में। इसलिए 5 और 6 पेज लिखने का आप को अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। 5 और 6 पेज आपको करना होगा। प्रत्येक पेज पर प्रत्येक प्रश्न पर आधे आधे घंटे आप देते हुए 5 से 6 पेज लिखने की कोशिश कीजिए। आगे चूँकि 6 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 घंटे का हमारे पास समय होता है, तो आधा आधा घंटा अगर देते हैं तो इस तरह से आधे घंटे में एक प्रश्न आप कर ले जाते हैं। इतनी आपकी स्पीड है तो आप 3 घंटे में पूरे प्रश्न समान रूप से आप कर ले जाएंगे। आइए आगे हम देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऊपर पहले पढ़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि अस्थायी व्यादेश क्या है, कब और किन मामलों में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जाता है। पहला आंसर 15 नंबर का, फिर दूसरा भी क्वेश्चन 15 नंबर का है। विभिन्न संपत्तियों को बताइए जो दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आज्ञापत्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं 15-15 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए देख लेते हैं। हमने इसको अटेम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और इस पर मैंने क्या आंसर दिया था अस्थायी व्यादेश के बारे में और कितना नंबर मुझे इसमें मिला हुआ है। आइए देखते हैं। अस्थायी व्यादेश को जानने से पहले यह अनिवार्य है कि व्यादेश क्या है, इसको हम लोग जान लें। इसके बाद लिखा हुआ है कि व्यादेश एक दीवानी उपचार है जो तब प्रदान किया जाता है जब एक वादी न्यायालय में प्रतिवादी को किसी विशेष कार्य से रोकने हेतु आवेदन करता है। उदाहरण स्वरूप एक संपत्ति के मामले में जिसके बारे में पहले से एक बात सिविल न्यायालय में विचाराधीन है एवं उस पर स्वत्व का निर्धारण होना बाकी है,
तभी एक पक्षकार उस संपत्ति पर एक स्थायी निर्माण कराने लगता है। तब दूसरा पक्षकार न्यायालय में आवेदन करेगा कि उक्त पक्षकार को ऐसा करने से मामले के पूर्ण रूप में विनिश्चित होने तक निवारित कर दिया जाए। तब न्यायालय इस मामले में एक आदेश जारी करेगा कि उक्त बात के विनिश्चित होने के पहले ऐसा निर्माण न किया जाए। इसी आदेश को निषेधाज्ञा या व्यादेश इंजंक्शन कहा जाता है। अब पहले मैंने व्यादेश को डिफाइन किया है। इसके बाद व्यादेश दो प्रकार के होते हैं, और स्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश। तो स्थायी व्यादेश के बारे में हमको लिखना था। स्थायी व्यादेश स्थायी प्रकार की निषेधाज्ञा होती है और जिसे न्यायालय तब जारी करता है जब एक पक्षकार ऐसा कार्य कर रहा होता है जो विधि सम्मत न हो एवं उसे ऐसा करने का अधिकार न हो, तब ऐसे कार्य से उसे सदा के लिए निवारित करने का आदेश स्थायी व्यादेश होता है। तो आपने देखा कि प्रश्न पूछा गया अस्थायी व्यादेश क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने भूमिका बनाई और ये लिखा कि सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यादेश क्या होता है। तो मैंने व्यादेश को पहले डिफाइन किया, फिर मैंने बताया कि व्यादेश दो तरह के होते हैं, स्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश। तो उसके बाद मैंने स्थायी व्यादेश को थोड़ा सा परिभाषित कर दिया और उसके बाद जो है हम असली उत्तर की ओर आते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रश्नानुसार हमें यहाँ अस्थायी व्यादेश का वर्णन करना है। तो दूसरा प्रश्न अब यहाँ से हम आंसर मूल रूप से हमारा शुरू होता है। पहले तो भूमिका चल रही थी। तो आइए देखते हैं अस्थायी व्यादेश लिखा हुआ है। अस्थायी व्यादेश वह व्यादेश होता है जो एक निश्चित अवधि तक किसी व्यक्ति को किसी कार्य से निवारित करने हेतु जारी किया जाता है। यह अस्थायी प्रकृति का होता है जो किसी निश्चित अवधि के समाप्त होने या किसी कार्य के पूरा हो जाने पर समाप्त हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति ए एक ऐसी संपत्ति पर जो कि बी एवं उसके स्वामित्व के विवाद में उलझी है एवं उस पर मामला किसी सिविल न्यायालय में लंबित है, तब बी चाहे तो न्यायालय में आवेदन के माध्यम से ऐसे निर्माण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश का उपचार पा सकेगा। अस्थायी व्यादेश कब और किन मामलों में? अस्थायी व्यादेश तब जारी किया जाता है जब एक व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण इस प्रकार हो रहा होता है कि भविष्य में कठिनाई उत्पन्न हो सकता है। जैसे सिविल वाद के लंबित रहने के दौरान यदि एक सिविल वाद न्यायालय में लंबित है और परिस्थिति ऐसी है कि उस मामले में एक पक्षकार को रोका न गया तो न्यायालय की डिक्री का निष्पादन कराने में दिक्कत आ सकती है या दूसरे पक्षकार का हित प्रभावित हो सकता है। तब मामले के निर्णय को आने तक अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकेगा। दूसरा है अपकृत्य, जैसे उपभोग, न्यूसेंस या सुखाधिकार के मामलों में यदि कार्य की प्रकृति ऐसी हो जिससे दूसरे व्यक्ति के उपभोग के अधिकार में बाधा पहुंच रही हो या किसी अपकृत्यात्मक कार्य से न्यूसेंस हो रहा हो या सुखाधिकार बाधित हो रहा हो, तब अस्थायी व्यादेश हेतु आवेदन किया जा सकेगा एवं संतुष्ट होने पर न्यायालय ऐसा आदेश जारी कर सकेगा। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अस्थायी व्यादेश का एक प्रकार है जो एक अस्थायी व्यादेश अस्थायी समय तक प्रवर्तन में रहता है तथा दूसरे पक्षकार के हितों की क्षति से रोकने हेतु न्यूसेंस, विनिर्माण, वाद लंबन आदि दशाओं में जारी किया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि 15 नंबर में से यहाँ पे 10 नंबर हमको दिए गए हैं जो कि एक ठीक ठाक स्कोर कहा जाएगा। आगे है प्रश्नोत्तर 2B। हालांकि थोड़ा सा और इसमें बढ़ सकता है, ऑर्डर वगैरह का जिक्र मैंने इसमें नहीं किया था, थोड़ा सा कर देने पे उसमें नंबर और बढ़ाया जा सकता है, 1-2 नंबर और बढ़ सकते हैं। आगे प्रश्नोत्तर 2B है। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 उसमें पूछा गया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो है कुर्की से मुक्त हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे प्रश्नोत्तर 2B में वर्णन किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 उन संपत्तियों का उल्लेख करती है जिनका डिक्री के निष्पादन में कुर्क किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। धारा 60 ऐसी वस्तुओं की एक विस्तृत सूची प्रदान करती है जिन्हें कुर्क किया जा सकेगा। साथ ही उन वस्तुओं की सूची भी प्रदान करती है जो कुर्की से मुक्त हैं। वैसी वस्तुएं जो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत कुर्की से मुक्त हैं निम्न प्रकार वर्णित की जा सकती हैं। अब आप देख सकते हैं कि धारा 60 जो है एक लिस्ट, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट देता है, तो पूरे लिस्ट को याद कर पाना संभव नहीं होता है। तो आप कुछ हेडिंग बनाएंगे और उस हेडिंग के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का जिक्र कर देंगे ताकि मुख्य चीज़ें उसमें आ जाएं, और मुख्य चीज़ों का वर्णन कर देते हैं तो माना जाता है कि आपने धारा 60 को पढ़ा हुआ है और इस तरह से नंबर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। पूरी लिस्ट याद कर पाना किसी के बस में नहीं होता है। हालांकि आप अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो एक ये तरीका अच्छा होता है कि आप पहले जो है हेडिंग में कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं उसको अलग किया जा सकता है। तो उसमें लिया गया कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुएँ
धारा 60 में जो जितनी चीज़ें दी गई हैं उनको आप एक कॉमन हेडिंग में पहले बांट लेंगे। तो पहला हो गया कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुएं। वे वस्तुएं जो कृषि कार्यों हेतु अनिवार्यता आवश्यक हैं, जैसे हल, बैल, हसुआ, कुदाल, खुरपी इत्यादि, इन्हें कुर्की से छूट प्राप्त है। इसके पीछे विधिक सिद्धांत यह है कि ये वस्तुएं व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार एवं जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक हैं। अगला है, दूसरा हेडिंग मैंने बनाया है कि घरेलू दैनिक उपयोग की वस्तुएं। घरेलू दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे भोजन, पकाने के बर्तन, खाने के काम आने वाले बर्तन जैसे लोटा, थाली आदि भी कुर्की से आदि को भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। अगला है, वेतन एवं भत्तों की कुछ निश्चित राशि। वैवाहिक डिक्री या तलाक की डिक्री के निष्पादन के मामलों में व्यक्ति के वेतन एवं भत्तों से 1000 राशि को छोड़कर 2/3 से अधिक की राशि को कुर्क नहीं किया जा सकेगा। उक्त विवेचन से वस्तुओं की सूची उसमें मैंने मेंशन भी कर दिया है कि उक्त विवेचन में वस्तुओं की सूची संपूर्ण नहीं है। वैसी सभी वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए आधारभूत हैं उन्हें कुर्क किए जाने से धारा 60 के अंतर्गत मुक्ति प्राप्त है, जो कि एक जनरल सिद्धांत उसमें निहित है कि जीवन जीने के लिए जो चीज़ें आधारभूत हैं, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उनको दीवानी मामलों के डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जाएगा। तो ये सामान्य सिद्धांत का वर्णन मैंने इसमें कर दिया और यहाँ पे लिख भी दिया है कि उक्त विवेचन में वस्तुओं की जो सूची दी गई है वो संपूर्ण नहीं है। इससे भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम ईमानदार हैं और हमने ये दिखाने की कोशिश नहीं की है कि बस यही चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं जो कि छूट सकती हैं, चूँकि पूरी सूची याद करना संभव नहीं है। तो इसके बाद आप प्रश्न लिखने के बाद निष्कर्ष जरूर नीचे लिख देना चाहिए। अगर प्रश्न की प्रकृति ऐसी है कि उसमें निष्कर्ष लिखा जाना चाहिए तो निष्कर्ष के रूप में आप 2-4 लाइन नीचे जरूर लिख देंगे। तो निष्कर्ष में मैंने लिखा हुआ है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के तहत जीवन जीने में आधारभूत वस्तुओं को छोड़कर डिक्री के निष्पादन हेतु कुर्क की जा सकेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि 10 और 10 मिलके 20 नंबर मुझे इसमें मिले हुए हैं। 30 में से 20 नंबर मुझे मिल गए हैं, तो ये अच्छा खासा स्कोर कहा जा सकता है। आगे देखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए के सभी प्रश्न ग्रुप ए में जो कि 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने थे, 3 में से 2 मैंने दोनों का आंसर आपको दिखा दिया। आगे देखते हैं कि ग्रुप बी शुरू हो रहा है। ग्रुप बी जो कि एविडेंस एक्ट से संबंधित है। एविडेंस एक्ट में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ग्रुप बी है, व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, व्हेन इज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल इन एविडेंस। मृत्युकालीन कथन क्या है, मृत्युकालीन कथन साक्ष्य में कब ग्राह्य होता है। यह 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है बी पार्ट करके। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, पक्षद्रोही साक्षी और सूचक प्रश्न, यानी 5-5 नंबर इसमें आपके डिवाइड हो जाएंगे। पक्षद्रोही साक्षी के बारे में बताते हैं तो 5 नंबर का आंसर होगा आपका, और सूचक प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन के बारे में भी 5 नंबर का प्रश्न है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बाहरी तौर पे क्वेश्चन तो एक ही रहता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ें आपको लिखनी है। एक तो मृत्युकालीन कथन हो गया, दूसरा पक्षद्रोही साक्षी हो गया, और तीसरा लीडिंग क्वेश्चन हो गया, सूचक प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं कि एक प्रश्न चूँकि 2 अटैम्प्ट करने रहते हैं, इससे पार्ट 2 से भी एविडेंस एक्ट से भी 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर बताइए। तो अंतर में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदिग्धता है। फिर लोकलक्षी एवं व्यक्तिलक्षी निर्णय में आपको अंतर बताना है। जस्टिस इन रेम एंड जस्टिस इन पर्सोनम में अंतर करना है। और फिर इसका एक पार्ट और है कि दीवानी आपराधिक एवं दीवानी मामलों में चरित्र के साक्ष्य की सुसंगतता की विवेचना कीजिए। ये भी इसी प्रश्न का भाग है। तो आप देख सकते हैं दूसरे प्रश्न में और ज़्यादा यानी 4 टॉपिक पे आपको प्रश्न पूछ लिए गए हैं। पहला टॉपिक हो गया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदिग्धता, पेटेंट एंड लेटेंट एम्बिग्यूटी, और दूसरा होता है जस्टिस इन रेम एंड जस्टिस इन पर्सोनम। तीसरा है डिस्कस द रेलिवेंसी ऑफ एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। तो इस तरह से 4 टॉपिक हो गए और इन 4 टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। तो पार्ट 1 में 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, 2 परिभाषाएँ, और फिर 10 नंबर का एक अलग क्वेश्चन पार्ट बी में करके पूछ लिया गया है। और आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन और है, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से 2 करना रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि सबूत के भार से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों में सिद्ध करने का भार किस पर होगा। तो सबसे पहले पूछ लिया गया कि
सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, और उसके बाद पूछ लिया गया नीचे 2 प्रॉब्लम दिए गए हैं, इन दोनों प्रॉब्लम में आंसर क्या होगा। ये ए ने बी को 1000 रुपये उधार दिया, बी ने जवाब दिया है कि उसे 500 सी के सामने ए को लौटा दिया है। इसमें आपको क्या हो, तो रेलिवेंट प्रोविजंस का जिक्र करते हुए आपको इसका आंसर देना होगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा है ए ने बी की हत्या की है। ए का बचाव है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए बी को मारा है। सेल्फ डिफेंस से संबंधित प्रश्न इसमें है, और इसमें आपको देना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। तो रेलिवेंट सेक्शन का जिक्र करते हुए इसका आंसर आपको लिखना होगा। उसके बाद वे कौन से तथ्य हैं जिनको वाद के पक्षकारों को सिद्ध करना आवश्यक होता है। तो ये रहा तीसरा ऑप्शन। तो मैंने जो अटेम्प्ट किया था ऊपर के दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है और इस पे इसमें कैसे इवैल्यूएशन हुआ है। तो देखते हैं प्रश्नोत्तर 4A खंड बी का प्रश्न है। भारतीय साक्ष्य नियम 1872 की धारा 32(1) मृत्युकालीन कथन संबंधी प्रावधान करती है। धारा में मृत्युकालीन कथन शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु सामान्य अर्थों में मृत्युकालीन कथन का अर्थ होता है व्यक्ति के मरते समय उसके द्वारा किया गया वह कथन जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता चलता है। मृत्युकालीन कथन को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में बुलाया जाना संभव नहीं होता है। मृत्युकालीन कथन को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने का आधार इसका आधार क्या होता है। सामान्य नियम यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य विधि में ग्राह्य नहीं होता है, परंतु मृत्युकालीन कथन का साक्ष्य में ग्राह्य किया जाना इस सामान्य नियम का अपवाद है। धारा 32 में वर्णित नियमों के अनुसार इसे साक्ष्य में ग्राह्य इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में बतौर संपोषक साक्षी एज अ कोरोबोरेटिव विटनेस उसको बुलाया नहीं जा सकता। इस नियम का आधार एक लैटिन सूत्र नेमो मोरिटर प्रेसुमेटर मेंटायर होता है, जिसका तात्पर्य होता है कोई व्यक्ति मुंह में झूठ लेकर अपने ईश्वर से नहीं मर सकता। अर्थात एक व्यक्ति मरते वक्त झूठ नहीं बोलता या कोई व्यक्ति अपनी जुबान में झूठ लेकर दफन होना नहीं चाहेगा। ये उसका आधार हो गया। उसके बाद इस विषय पर एक निदर्शक वाद पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर है। अब देखिए जब भी कोई केस लिखिए तो उसका अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। इसमें अंडरलाइन किया हुआ है कि इस विषय पर एक निदर्शक वाद लीडिंग केस पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा पत्र के माध्यम से अपने मृत्यु के ठीक पूर्व एक मित्र से धन वसूली करने जाने का वर्णन किया था एवं उसके पश्चात उसका शव प्रतिवादी के घर के पास ट्रक में बरामद हुआ था। इसमें उसके पत्र में लिखित मृत्यु के कारण को मृत्युकालीन कथन माना गया। धारा 32 के अनुसार मृत्युकालीन कथन। अब आते हैं कि धारा 32 के परिप्रेक्ष्य में मृत्युकालीन, ये तो ऊपर हेडिंग ऊपर थोड़ा सा उसकी भूमिका हो गई। उसके बाद 32 के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। तो धारा 32 के अनुसार एक व्यक्ति जो मर गया है अतः उसे न्यायालय में बुलाया जाना असंभव है, अतः उसके द्वारा कथित वाद को जिस व्यक्ति द्वारा कहा या सुना गया है उसके द्वारा साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकेगा। धारा 32 के अंतर्गत मृत्युकालीन कथन ग्रहण किए जाने हैं तो निम्न शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। कथन मृत व्यक्ति द्वारा मरने से ठीक पूर्व किया गया हो, कथन मृत्यु के कारणों को प्रदर्शित करता हो एवं कथन जिससे किया गया था उसके द्वारा ही न्यायालय में बताया जाए। कथन का मृत्यु से ठीक पूर्व किया जाना। कथन ऐसा होना चाहिए जो मृत्यु के कुछ देर पूर्व किया गया हो, जिसे उस व्यक्ति को मनगढ़ंत बात करने का समय न मिला हो। रटन बनाम रजनाम के मामले में उक्त मामले को इंग्लिश विधि में स्वीकृत किया गया था। इस मामले में एक अन्य वाद आर बनाम वेडिंगफील्ड के मामले में एक महिला द्वारा मृत्यु से पहले यह कहा जाना है कि मेरी प्यारी चाची देखो वेडिंगफील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है, तो इस आधार पर मृत्युकालीन कथन नहीं माना गया कि इसमें मृतक का कथन बनावटी लग रहा था। हालांकि बाद में इस निर्णय की काफ़ी आलोचना की गई। भारतीय विधि में आवश्यक नहीं है कि कथन मृत्यु से ठीक पूर्व किया जाए। यह पाकला नारायण स्वामी के मामले में स्पष्ट किया जा चुका है। कथन मृत्यु के कारण को प्रदर्शित करना चाहिए। क्वीन बनाम अब्दुल्ला के वाद में प्रतिपादित किया गया यदि कथन भले ही ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो बोलने में असमर्थ था, परंतु यदि उससे उसकी मृत्यु के कारण का पता चलता हो तो यह कथन मृत्युकालीन कथन के रूप में ग्राह्य होगा। कथन का साक्षी से कहा जाना।
कथन का उसी साक्षी से किया जाना अनिवार्य है जो न्यायालय में शपथ पर साक्ष्य दे रहा होता है। किसी अन्य का साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य होने के कारण ग्राह्य नहीं होगा। मृत्युकालीन कथन का मूल्य क्या होता है? मृत्युकालीन कथन का साक्षिक मूल्य क्या होता है? तो मृत्युकालीन कथन का साक्षिक मूल्य के मामले में मतभेदों के बावजूद इसे मान्यता प्राप्त है, परंतु इस पर ही मात्र विश्वास कर दंडादेश पारित नहीं किया जा सकता है। संपोषण अनिवार्य होगा, ऐसा कहा गया था भुवनी साहू बनाम एम्परर के मामले में। हालांकि यह नियम सामान्य नियम नहीं है, यह मामले में कहा गया था। सामान्य नियम यही है कि मृत्युकालीन कथन पर विश्वास किया जा सकेगा और उस पर दंडनीय किया जा सकता है। संपोषण अनिवार्य होगा। भुवनी साहू बनाम एम्परर का केस है, जिसका मैंने इसमें जिक्र किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि 10 नंबर इसमें मुझको मिला हुआ है। 15 नंबर का क्वेश्चन था, 15 में से 10 इसमें दिया गया है। अगला है पक्षद्रोही साक्षी। उसमें दो जो टर्म दिए गए थे 5-5 नंबर के प्रश्न हैं, जिसमें आप अगर वर्णन करते हैं तो उस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो पक्षद्रोही साक्षी क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना था। तो इसमें लिखा गया है कि पक्षद्रोही साक्षी से संबंधित प्रावधान यहाँ पे गलत लिखा गया था। ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में किया गया है। पक्षद्रोही साक्षी शब्द अधिनियम में परिभाषित नहीं है, परंतु धारा के अर्थों में पक्षद्रोही साक्षी का तात्पर्य ऐसे साक्षी से है जो उससे बुलाने वाले पक्षकार के विरुद्ध ही साक्ष्य देता है। पक्षद्रोही साक्षी को पक्षद्रोही तब घोषित करवाया जा सकता है जब वह बुलाने वाले पक्षकार के हितों के प्रतिकूल बयान देता है। ऐसी घोषणा करवाने का अर्थ होता है साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाना। पक्षद्रोही साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार ही उसकी प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य मात्र इस कारण ही अविश्वसनीय नहीं हो जाता कि वह पक्षद्रोही हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 3 नंबर मिला हुआ है। 5 नंबर में से 3 नंबर दिया गया है। इन्होंने 10 ऊपर दिया था और 3 को यहाँ पे जोड़ के 13 कर दिया है। तो इस तरह से 13 नंबर हमको यहाँ पे मिले हुए हैं। आगे है प्रश्नोत्तर 5 प्रत्यक्ष 5A प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदिग्धता को जो डिफाइन करना था उसको मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो प्रत्यक्ष संदिग्धता से तात्पर्य ऐसी संदिग्धता से है जो दस्तावेज या साक्ष्य को देखकर प्रथम दृष्टया ही ज्ञात हो जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष संदिग्धता का अर्थ है एक दस्तावेजी साक्ष्य के भीतर मौजूद तात्विक त्रुटि जिसे बिना विशेष अध्ययन के ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की संदिग्धताएं साक्ष्य विधि में दस्तावेजी साक्ष्य के परीक्षण से संबंधित हैं। आप इसमें देख सकते हैं 5 नंबर का प्रश्न था, मुझे 2.5 नंबर मिला हुआ है। आंसर उतना सटीक नहीं था क्योंकि मैंने इसमें धाराओं का जिक्र नहीं किया था। धाराओं का जिक्र करने पर नंबर और बढ़ सकता था। प्रश्नोत्तर 5A का दूसरा है लोकलक्षी निर्णय और व्यक्तिलक्षी निर्णय में अंतर करना था। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। लोकलक्षी निर्णय का तात्पर्य एक ऐसे निर्णय से होता है जिस निर्णय का प्रभाव सामान्यतः सभी व्यक्तियों पर होता है। जैसे एक संवैधानिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय चूँकि पूरे देश में कानून का रूप धारण कर लेता है, अतः इसे लोकलक्षी निर्णय कहा जाएगा। तो ये हो गया जजमेंट इन रेम। अब जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि जबकि व्यक्तिलक्षी निर्णय का तात्पर्य ऐसे निर्णय से है जिसमें व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया जाता है, जैसे मानहानि के अकृत्य में न्यायालय द्वारा प्रदत्त की गई क्षतिपूर्ति का निर्णय। सर्वबंधी निर्णय सभी व्यक्तियों पर समान रूप से प्रभाव रखते हैं, जबकि व्यक्तिलक्षी निर्णय से मात्र एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार या उस मामले के पक्षकारों के निजी अधिकार प्रभावित होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2.5 नंबर मिला हुआ है। इसमें भी अगर मैंने जो धारा 41 से लेकर के 44 तक के जो प्रावधान है उसका जिक्र अगर किया होता, धाराओं का जिक्र किया होता, तो इसमें थोड़ा सा नंबर और बढ़ सकता है। ये आंसर परफेक्ट नहीं था, फिर भी हमको 2.5 नंबर इसमें मिला हुआ है 5 नंबर में से। अगला है प्रश्नोत्तर 5 का B आपराधिक एवं दीवानी मामलों में चरित्र के साक्ष्य की सुसंगतता संबंधी प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 53 तक में वर्णित है। ऐसे साक्ष्य कब दिए जा सकेंगे को निम्न प्रकार विवेचित किया जा सकता है। जो 5 का B जो था उसमें चरित्र की सुसंगतता से संबंधित प्रावधान के बारे में प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आपराधिक एवं दीवानी मामले में चरित्र के साक्ष्य की सुसंगतता संबंधी प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 से 53 तक में वर्णित है। ऐसे साक्ष्य कब दिए जा सकेंगे को निम्न प्रकार विवेचित किया जा सकता है। जब चरित्र का प्रश्न विवादित हो। सामान्य नियम है कि आपराधिक मामलों में शील का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, परंतु यदि मामले में शील का साक्ष्य ही स्वयं विवादित हो तब शील का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अच्छे शील का साक्ष्य दिए जाने पर बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यदि अच्छे शील का साक्ष्य स्वयं अभियुक्त द्वारा दंड आदि में छूट हेतु दिया गया है तब प्रतिवादी उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य दे सकेगा। जब ऐसे साक्ष्य नुकसानी की राशि का निर्धारण करने में तात्विक महत्व रखते हों। दीवानी मामले में चरित्र का साक्ष्य तब दिया जा सकेगा जब ऐसे साक्ष्य के लिए दिए जाने से न्यायालय द्वारा नुकसानी या क्षतिपूर्ति के निर्धारण में सुविधा हो या ऐसे साक्ष्य से क्षतिपूर्ति की राशि में परिवर्तन किए जाने की संभावना हो। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें 4 नंबर मुझे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 2.5, 2.5, 5 और 4, 9 नंबर मुझे इस प्रश्न में दिए गए हैं। बहुत अच्छा आंसर नहीं था, इसको और बेहतर बनाया जा सकता था और अच्छा नंबर इसमें गेन किया जा सकता है। 25 में से 9 मिलना बहुत कम कहा जाएगा। सेक्शन सी देख लीजिए। सेक्शन सी में आर्बिट्रेशन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न इसमें करना होता है। 10-10 नंबर में डिवाइड है, 20 नंबर के टोटल ये प्रश्न होते हैं। तो 20 नंबर का एक प्रश्न आपको इसमें करना होगा। देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा हो कि एक मध्यस्थम पंचाट को पास करने के आधारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ कीजिए। मध्यस्थम करार क्या होता है, विदेशी पंचाट क्या होता है। 2 टर्म्स आपसे डिफाइन करने के लिए पूछ लिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है और फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन भी रहता है जिसमें आप एक स्किप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक मध्यस्थ को हटाने के विषय में क्या नियम है। क्या एक नियुक्त मध्यस्थ किसी अन्य पक्ष का अन्य न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है। और उसके बाद दूसरा इसमें पार्ट है, निम्नलिखित में अंतर बताइए। मध्यस्थ और न्यायिक निर्णय, सुलह और वार्ता, इन दोनों में अंतर करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है पार्ट सी का। आइए देख लेते हैं इसका आंसर मैंने क्या लिखा हुआ था। सेक्शन सी का प्रश्नोत्तर 8A, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट किया हुआ है कि एक मध्यस्थ को हटाने से संबंधित प्रावधान कहाँ पे दिए हुए हैं और उसका प्रावधान है। तो प्रश्नोत्तर 8A है, एक मध्यस्थ को हटाने संबंधी प्रावधान मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धाराओं 12 एवं 14 में वर्णित है। धारा 12 के अनुसार एक मध्यस्थ निम्न आधारों पर हटाया जा सकेगा। यदि मध्यस्थ मध्यस्थम करार के उपबंधों के अधीन कार्य न कर रहा हो, यदि मध्यस्थ मध्यस्थम करार में उल्लिखित शर्तों पर कार्य न करे तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। यदि मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी से संबंधित हो, यदि मध्यस्थम पक्षकारों से संबंधित हो तथा निष्पक्षता के अभाव में उसे हटाया जा सकेगा। यदि मध्यस्थ पक्षकारों में से किसी से संबंधित हो तब निष्पक्षता के अभाव में उसे हटाया जा सकेगा। तीसरा हेडिंग है, यदि मध्यस्थ निष्पक्ष न हो एवं कार्य करने में अनावश्यक देरी कर रहा हो तब उसे हटाया जा सकेगा। और चौथा, यदि मध्यस्थ नैसर्गिक नियमों के पालन न करने का दोषी हो, नैसर्गिक नियमों के उल्लंघन होने पर भी उसे हटाया जा सकेगा। धारा 17 में अन्य आधार प्रदान किए गए हैं जो कि हैं समय से पंचाट न जारी करना, पक्षपात का दोषी होना आदि। किसके द्वारा हटाया जा सकेगा, तो यह प्रावधान है यदि पक्षकार 1 महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी कार्यवाही प्रारंभ करने में असमर्थ रहे, उसे पद से मध्यस्थम करार की शर्तों के अनुसार पक्षकारों द्वारा ही हटाया जा सकेगा। और यदि मध्यस्थम करार में ऐसा उपबंध न हो तो न्यायालय में आवेदन द्वारा उसे हटाने की मांग की जा सकती है या मध्यस्थम अधिकरण भी उसके स्थान पर दूसरे मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगा। जीवन कुमार बनाम लोहिया का केस है कि बाद में माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है कि किसी पक्षकार के मन में मध्यस्थ की निष्पक्षता के संबंध में युक्त अनुमान में मध्यस्थ को हटाने का आधार हो सकेगा। निष्कर्ष है, एक मध्यस्थ को हटाने के संबंध में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12 एवं 14 में नियम उपबंधित हैं, उसे निर्योग्यता या कदाचार के आधार पर हटाया जा सकेगा। और हाँ, उसे पक्षकारों एवं न्यायालयों के द्वारा हटाया जा सकेगा। इसमें मुझे 8 नंबर मिले हुए हैं, बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा जाएगा। आगे 8 का बी है, मध्यस्थम एवं न्यायिक निर्णय, 8 नंबर है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, 10 में से 8 मिला है, बहुत अच्छा नंबर कहा जाएगा। आगे आप देख सकते हैं 8 का बी है, मध्यस्थम एवं न्यायिक निर्णय। मध्यस्थम एवं वैकल्पिक विवाद निपटारा का माध्यम है।
जबकि न्यायिक निर्णय पारंपरिक व्यवस्था है, इसमें अंतर करना था। मध्यस्थम एवं न्यायिक निर्णय में अंतर उसमें बताना था क्वेश्चन में। तो मध्यस्थम एवं वैकल्पिक विवाद निपटारा, मध्यस्थम एक वैकल्पिक विवाद निपटारा का माध्यम है, जबकि न्यायिक निर्णय पारंपरिक व्यवस्था है, इसमें न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करते हैं। जबकि मध्यस्थम निर्णय पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। आगे इसमें है मध्यस्थम मामले के समाधान हेतु कम समय एवं कम खर्च में निपटारा करता है, जबकि न्यायिक निर्णय अपेक्षाकृत रूप से खर्चीला एवं समय लगाने वाली लंबी प्रक्रिया होती है। न्यायिक निर्णयों की अपील होती है, जबकि सामान्यतः मध्यस्थम पंचाट आपसी समझौते के आधार पर जारी किए जाते हैं, अतः अपील की गुंजाइश नहीं होती है। इसमें आप देख सकते हैं मुझे 5 नंबर में से 2.5 नंबर मिले हुए हैं। और अगला है सुलह और वार्ता। सुलह वैकल्पिक विवाद निपटारा का एक माध्यम है जो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित है, जबकि वार्ता सुलह की प्राथमिक स्थिति होती है, जिससे मध्यस्थम में जिसके माध्यम से सुलह तक पहुंचा जाता है। सुलह समाधान प्रस्तुत करता है, जबकि वार्ता समाधान की दिशा में किया जाने वाला प्रयास होता है। ये बेहद शॉर्ट हो गया है आंसर, बहुत थोड़े में लिखा गया है। 5 नंबर के लिए थोड़ा सा और लिखा जाना चाहिए था, फिर भी इसमें 2.5 नंबर मुझे मिले हुए हैं। थोड़ा सा और विस्तार करने पर नंबर इसमें बढ़ाया जा सकता था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने 8 नंबर प्लस 2.5 नंबर और 2.5 नंबर जोड़ करके मुझे 13 नंबर इसमें दिया हुआ है। इस तरह से पार्ट सी मध्यस्थम और सुलह अधिनियम का आंसर में हमने देख लिया। आगे है ग्रुप डी में सीआरपीसी से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया आरोप क्या है, क्या न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है, यदि हाँ तो कैसे और कब। उसके बाद निम्नलिखित में अंतर बताइए, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, दोष सिद्धि और दोष मुक्ति। इसके बाद है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, इससे भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसमें सीआरपीसी वाले खंड में ही इसको ऐड किया जाता है। तो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 के अंतर्गत लघुवाद न्यायालयों द्वारा मामले को निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। एक प्रश्न उससे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ क्या निम्नलिखित वादों की सुनवाई हेतु लघुवाद न्यायालय सक्षम है, विवाह विच्छेद की सहायता का वाद, साझेदारी को समाप्त करने के लिए वाद। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालय से भी एक प्रश्न पूछा गया है इसमें। हालांकि आप इसे ना भी पढ़ें तो भी आप एक क्वेश्चन आराम से सीआरपीसी वाला जो रहेगा उसे अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, अगर सीआरपीसी अच्छे से तैयार है तो। अगर आप चाहें तो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अगर आपको अच्छा लगता है उसको भी तैयार कर सकते हैं, अगर उसको तैयार ना भी करें, हालांकि उसको भी तैयार कर सकते हैं। हालांकि यह गारंटी नहीं रहती है कि प्रत्येक साल प्रांतीय लघुवाद न्यायालय से प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए सीआरपीसी को अच्छे तरह से तैयार करना ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि सीआरपीसी का एक क्वेश्चन हर साल रहता ही रहता है। आइए देखते हैं सीआरपीसी के प्रश्न को मैंने अटेम्प्ट किया था। सीआरपीसी का प्रश्न का मैंने आंसर दिया हुआ है। चार्ज क्या है, तो आरोप शब्दों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2B में परिभाषित किया गया है। आरोप शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2B में परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार आरोप के अंतर्गत यदि कई शीर्ष हों तो सभी शीर्ष आरोप माने जाएंगे। इस प्रकार यह धारा आरोप को परिभाषित नहीं करती, जबकि यह बताती है कि यदि आरोप का निर्माण कई शीर्षकों में हुआ है तो सभी शीर्षक आरोप की परिधि में शामिल माने जाएंगे। सामान्यतः आरोप का तात्पर्य है अभियुक्त व्यक्ति के दोषों की जांच के बाद उनको अभिलिखित करते हुए विचारण के लिए न्यायालय को स्वयं को तैयार किया जाना है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति यदि हत्या और साथ में डकैती का दोषी है, तब न्यायालय उस व्यक्ति का विचारण शुरू करने से पहले उस पर लगे आरोपों की जांच करेगा एवं अभिलिखित करेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि आरोप वह पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से न्यायालय विचारण की ओर अग्रसर होता है। आरोपों के विवेचन एवं उनके परिवर्तन से संबंधित प्रावधान धारा 211 से 218 में वर्णित है। धारा 211 आरोप के अंतर्वस्तु के बारे में प्रावधान करता है। इसमें बताया गया है कि आरोप विरचना से पूर्व आरोप के अंतर्गत किन किन बातों का समावेश किया जाएगा। आरोपों में परिवर्तन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। आरोप एक बार विरचित किए जाने के पश्चात जांच के दौरान जब न्यायालय को प्रतीत होता है कि उनमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक है या किसी आरोप को रखे जाने का कोई कारण या आधार नहीं है, तब आरोप के विचारण से पूर्व एवं जांच के दौरान न्यायालय किसी भी स्थिति में परिवर्तन कर सकेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपों में परिवर्तन उक्त समय में की जा सकेगी। इसमें देख सकते हैं कि मुझे 6 नंबर मिला हुआ। ये आंसर अच्छा आंसर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने इसमें धाराओं का जिक्र नहीं किया हुआ है। आरोपों में परिवर्तन संबंधित जो धारा है 216, उसका जिक्र मैंने इसमें नहीं किया है। तो इसलिए
ये बहुत बढ़िया आंसर नहीं कहा जाएगा, फिर भी एवरेज नंबर इसमें मुझे मिला हुआ है, 6 नंबर मुझे मिल गया है। संज्ञेय अपराध को धारा 2C में, जबकि असंज्ञेय अपराध को धारा 2L में परिभाषित किया गया। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर पूछा गया था। तो संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि असंज्ञेय अपराधों के मामले में सामान्यतः बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं होती है। सामान्यतः अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जबकि असंज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। असंज्ञेय अपराधों में मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश के निर्णयानुसार एवं CRPC के प्रावधानानुसार जमानत की मांग अधिकार स्वरूप की जा सकती है, जबकि संज्ञेय अपराधों में जमानत की मांग साधिकार नहीं की जा सकती। यह न्यायालय का विवेक होता है। इसमें 2.5 नंबर मुझे मिला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया आंसर ये भी नहीं कहा जाएगा। ये मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश का जो मामला है वो जमानती और अजमानती मामले से संबंधित है, जबकि इसमें डाल दिया गया था। तो बहुत अच्छा आंसर इसको नहीं कहा जा सकता। इसमें 2.5 नंबर मुझे मिले हुए हैं। आगे है प्रश्नोत्तर 9 का B है। गलती से मैंने इसमें आंसर ये नंबर गलत डाल दिया था, इसको इन्होंने काट करके 9B बनाया हुआ है और फिर इस पर इन्होंने कॉपी को जांच किया है। तो यह है दोषसिद्धि मामले के विचारण के पश्चात अभियुक्त की दोषिता सिद्ध होने पर दी जाती है। दोषसिद्धि और दोषमुक्ति में अंतर पूछा गया था। दोषसिद्धि मामले के विचारण के पश्चात अभियुक्त की दोषता सिद्ध होने पर दी जाती है, जबकि दोषमुक्ति आरोपों के सिद्ध न होने के कारण की जाती है। दोषसिद्धि से अभियुक्त के अपराधी होने की पुष्टि हो जाती है, जबकि दोषमुक्ति से अभियुक्त बरी हो जाता है। दोषसिद्धि के पश्चात दंड दिया जाता है, जबकि दोषमुक्ति के पश्चात अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता, छोड़ दिया जाता है। तो इसमें भी मुझे 2.5 नंबर मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं 6 + 2.5 + 2.5 11 नंबर मुझे इसमें मिला हुआ है। 20 में से 11 नंबर मिला हुआ है। तो खंड खंड करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें इसको अटेम्प्ट करने का एक अच्छा फ़ायदा होता है कि थोड़े थोड़े नंबर भी इसमें अगर दिए जाते हैं तो जुड़ करके ठीक ठाक नंबर आप गेन कर लेते हैं। हालांकि आंसर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छी तैयारी नहीं कही जा सकती है, फिर भी ठीक ठाक आंसर इन्होंने गेन किया है। जो CPC के जो 2 प्रश्न थे उनमें बहुत अच्छा नंबर कहा जा सकता है, जिसके वजह से अच्छा नंबर इसमें टोटल 86 नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं पाया हुआ है मैंने। तो इस तरह से ये रहा लौकिक कॉपी का एनालिसिस। अगर आप चाहेंगे तो मैं अन्य ऑप्शनल कॉपीज़ का भी वर्णन इसमें कर दूंगा। ये तो कंपलसरी पेपर था, ऑप्शनल पेपर किसी का आप चाहते हैं कि उसका हम वर्णन करें तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, हम उसको एनालिसिस करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।